BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. BSSS Rhythm. सुपर हिट्स इंटरनेशनल ऑनलाइन रेडियो BSSS रिदम पॉडकास्ट में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आप हैं मेरे यानी कि आरजे यश के साथ, और आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में एक बहुत ही खास गेस्ट आए हैं और ज़्यादा देर नहीं लूँगा, आप सबसे जो है इनका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ये हैं नेशनल यूथ अवार्ड विनर, एक समाज सेवक हैं, यूथ लीडर हैं, NSS के नेशनल लेवल वॉलंटियर, श्री शुभम जी चौहान। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब देखिए, आप खैर जितना मैंने बताया एक शॉर्ट एंड क्रिस्प बिल्कुल कि राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता, यूथ लीडर, समाज सेवक। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आप को किस तरीके से हम सबके सामने इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे? धन्यवाद। पहले तो BSS को धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। मनुष्य जो है वो संभावनाओं से भरा हुआ है, जैसे हम सब लोग देखते हैं और जीवन में अपने आप को एक जब नए स्थान पर ले जाते हैं या जब हमारा जन्म होता है तो हम कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का जन्म 2 बार होता है जी। एक बार तब होता है जब वो अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो एक हाड़ मांस का पुतला होता है। दूसरा जन्म तब होता है जब उसे अपने आप में ज्ञान होता है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, मेरी भूमिका क्या है। तो मुझे लगता है कि जिस समय हमें ये भान होता है या हमें ये समझ आती है कि हमने जीवन में इसलिए आए हैं कि हमारी भूमिका क्या हो सकती है, तो उसी राष्ट्र के एक नागरिक के नाते मैं अपनी भूमिका को देखता हूँ। और राष्ट्रीय युवा पुरस्कार हो या अन्य राज्यों में, कई राज्यों में जाने का अवसर मिला हो, युवाओं के पास अपार संभावनाएं हैं जी। मैं कहता हूँ कि कोई कहे कि प्रतिभा के पास प्रोत्साहन की कमी है तो ये बिल्कुल गलत है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं तो हम एक कला के माध्यम से यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये ईश्वर की प्रदत्त कलाएं, हमारे पास अपार कलाएं हैं। जब हम अभी बात करेंगे तो 64 कलाओं की बात करेंगे, अनेक विषयों पर बात करेंगे। पर मैं BSc किया मैंने, फिर MA हिंदी किया, MA समाजशास्त्र किया, फिर अभी मैं वर्तमान में PhD कर रहा हूँ। और PhD भी नर्मदा साहित्य पे कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि वर्तमान समय में नदियों की कितनी बड़ी भूमिका हमारे सब परिवेश में है। और विषय इतना प्यारा विषय है कि आप जब नर्मदा के विषय में बात करेंगे तो आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि जिस भोपाल में हम नर्मदा का जल पीते हैं उसकी भूमिका और प्रदेश में भागीदारी कितनी है। तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगा कि सामाजिक कार्यों में हमारी भागीदारी होना चाहिए जी, कि पीड़ित मानवता की सेवा हो या किसी की सेवा कर सकें। तो इन सब सेवा कार्यों के लिए भारत सरकार ने इस वर्ष अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय युवा पुरस्कार मुझे प्रदान किया। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि भारत सरकार ने मेरी ओर देखा और मेरा चयन किया। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश की सामाजिक गतिविधियाँ, साहित्यिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक गतिविधियों में मेरी रुचि रही, इसलिए आपने मुझे आज आमंत्रित किया। जी। और बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपसे हर बार जब भी मिलता हूँ आपको बधाई देता हूँ, लेकिन इधर सब जनता के सामने भी मैं आपको बधाई देना चाहूँगा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए। अब मैं ये बात आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके गांव का नाम है तामोद, आप तामोद नामक के गांव से आते हैं। कैसा रहा एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जीतने तक का सफ़र? और एक और चीज़ जो बहुत ही कम देखने को मिलती है वो ये कि आप अपने नाम के साथ अपने गांव के नाम का भी उपयोग करते हैं, शुभम चौहान तामोद लिखते हैं आप। तो इसके पीछे की कुछ खास वजह? बिल्कुल सही कहा कि मैं बार बार सुनता था कि लोग हमें कहते हैं कि 21वीं सदी में अपनी जो पीढ़ी है उसको ये दोष देते हैं कि पलायन के कारण वो अपने गांवों को छोड़कर शहर की ओर जा रही है। लेकिन एक सच्चाई है, ये सच्चाई अनेक कारणों से हो सकती है, शिक्षा के स्तर के लिए हो सकती है। आप देखेंगे कई लोगों की रुचि रहती है कि हमको BSS में जाके पढ़ना है या किसी प्रतिष्ठित संस्थान में जाके पढ़ना है, तो स्वाभाविक है कि वो अपने गाँव को छोड़ते हुए महानगरों की ओर आएगा। लेकिन ये है कि हम गाँव को छोड़ नहीं रहे। अगर हम पहले कहीं ना कहीं तो ये भोपाल है, जो बड़े बड़े महानगर, जब जबलपुर, ग्वालियर, देवास हम देख रहे हैं, वो एक समय में कहीं ना कहीं तो गांव भी रहे होंगे, बहुत छोटे कस्बे रहे होंगे या बहुत छोटे स्वरूप में रहे होंगे। तो मैंने देखा कि गांव से हम दूर हो गए, लेकिन हम गांव को लेकर कैसे चल सकते हैं। तो मैंने ये प्रयोग किया कि लोग अपने समाज, जाति, धर्म, पंथ, ये सब तो चलता ही रहता है, लेकिन एक बहुत नया और नवाचारिता कि मैंने अपने नाम के साथ शुभम चौहान तामुट जब लिखना शुरू किया तो कई लोगों को लगा कि ये तामुट है क्या। हाँ। अब जिसको भी पता चलता है कि तो वो ये कह देते हैं कि तामुट जी, तामुट जी, ये सुना है मैंने। तो आपको कितना आश्चर्य लगना चाहिए कि लोग आपको तो जानते हैं, लेकिन आपने कहीं सुना ऐसा देखा है कि आपके गांव को भी या शहर को भी भोपाल जी किसी ने कहा हो? हाँ, नहीं कहा, ये नहीं कहा होता है। लेकिन कितना रिस्पेक्ट का भाव है कि पूरी आपकी पहचान आपके गांव के नाम के साथ होती है और वो कितनी रिस्पेक्ट देते। तामुट जी
इस शब्द को सुनने के लिए बार बार जन्म लेना चाहिए। मैं कहता हूँ कि कितना अच्छा आनंदित लगता ये है। तो और हमें इस बात का भी ध्यान रहता है कि भले हम दूर हो गए, कितनी भी दूर हो गए, लेकिन अगर मैं जो अच्छा काम करूँगा तो उसमें पूरे तामुट का नाम होगा, और मैं जब भी जो कुछ खराब या कुछ गलत होगा उसमें मेरे पूरे तामुट की नाम कम होगा, बदनामी होगी। तो ये सब जानते हैं कि इसलिए जैसे आज गांव बने हैं, हम कल नगर बने, शहर बने, बिल्कुल देश बने, राष्ट्र बने। तो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार की जो बात कही आपने, मैं आपके जो विद्यार्थी यहाँ पर सुन रहे हों उनको भी राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के बारे में बताना चाहूँगा कि भारत सरकार प्रति वर्ष 15 से 29 वर्ष के जो नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, या जो काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है। कोई विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रहा हो, कोई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम कर रहा हो, कोई नवाचार के क्षेत्र में काम कर रहा हो, कोई स्टार्टअप के माध्यम से कुछ इनोवेशन कर रहा हो, या कोई कला, साहित्य, संस्कृति के माध्यम से काम कर रहा हो। ऐसे बहुत से साथी हैं जो बीएसएस में भी पढ़ते हैं। मैंने देखा है उनको कि उनकी प्रतिभाएं इतनी उच्च स्तर की है, चाहे संगीत के मामले में देखें या शास्त्रीय कलाओं के मामले में इतने पारंगत हैं कि हमें कई बार आश्चर्य होता है कि कुचिपुड़ी नृत्य करते हुए ये मध्य प्रदेश का या भोपाल का विद्यार्थी है। तो ऐसे जो लोग प्रतिभाएं अनंत कलाओं से भरी हुई हैं, उनको राष्ट्रीय युवा पुरस्कार में जरूर आवेदन करना चाहिए 15 से 29 वर्ष के। भारत सरकार एक कमेटी के माध्यम से, माई गवर्नमेंट के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन मंगाती है, उन पर विचार करती है, और संयुक्त सचिव और सचिव स्तर पर भारत सरकार में ये चयन होता है। और चयन उपरांत देश के जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं उनको माननीय खेल मंत्री द्वारा या माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा या माननीय राष्ट्रीय जो हमारे अतिथि हैं उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि होती है, प्रमाण पत्र होता है जी। और जब मुझे इस वर्ष पुरस्कार मिला तो आप ये जानेंगे कि विगत 10 वर्षों में मध्य प्रदेश से किसी को पुरस्कार नहीं मिला था। 10 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश में ये पुरस्कार मिला। उस पुरस्कार में भी देश के कुल 7 लोगों को पुरस्कार मिला, जिसमें मेरा नाम प्रथम स्थान पर था। आप सबकी शुभकामनाओं के साथ जी। ये तो देखिए, मैं हमेशा ही आपसे जब भी मिलता हूँ ये कहता हूँ कि आप जो है हमारे भोपाल की ही नहीं, आप पूरे मध्य प्रदेश की शान है हमारे लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे कॉलेज के और जितने भी लोग जो है ये पॉडकास्ट हमारा देख रहे हैं उनको आपको देखकर प्रेरणा मिले और वो भी जो है समाज के कार्यों में लगें। गांव की जब हमारी बात चल रही थी शुभम जी, तो एक बहुत अच्छे कवि कहूँगा मैं उनको, शायर कहूँगा, लेकिन अज्ञात हैं, उनका नाम ढूंढने की बहुत कोशिश की, मिले नहीं। उनकी एक बड़े अच्छी कुछ पंक्तियाँ थी कि सड़क तुम अब आई हो गांव, जब सारा गांव शहर पहुंच गया। बिल्कुल सही कहा आपने। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और अब कैसे जो है गांव की चीज़ों को, गांव के बिजनेसेस को मैं कहूँगा, गांव के व्यवसाय जितने भी हैं उन सबको बढ़ावा मिल रहा है सरकार की तरफ से, और कैसे गांव के लोग भी जो है पीछे नहीं हट रहे हैं शहर वालों से, और शहर वालों से मैं कहूँगा कंधा मिलाकर तो नहीं, कई चीज़ों में तो उनसे आगे भी चल रहे हैं। क्या विचार है आपका इस पर? देखिए, शहर और गांव की जब हम तुलना करते हैं तो मैं तो ये देखता हूँ कई मामलों में जो अतिरिक्त लाभ हैं वो गांव के पास पहले से हैं। गांव के पास परिवार व्यवस्था है, गांव के पास संस्कार है, गांव के पास अपनी आत्मनिर्भरता है। जब हमने कोविड के दौरान देखा होगा कि क्यों लोग गांव की ओर भाग रहे थे, पूरा का पूरा समाज परिवेश गांव में जाना चाह रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि अतिरिक्त मुझे कुछ गांव में जो है सुरक्षा सुविधा मिलेंगी, लेकिन शिक्षा के कारण से हो, स्वास्थ्य के कारण से हो, या कुछ विकास के कारण से शहर और गांव के बीच में एक अंधी प्रतिस्पर्धा चल रही है। मैं जिसको विकास और विकासशीलता और विकसित के बीच में देखता हूं, और मुझे कई बार दुख भी होता है उस चीज़ से कि आप ये कल्पना करेंगे कि भोपाल में आप ये देखना, जो वर्तमान में आधुनिक जीवन के साथ वो ये सोचते हैं कि हम फार्म हाउस बना के गाँव की ओर चले जाएँ। शहर में हम ये चाहते हैं कुल्हड़ में हम चाय पी लें। शहर में हम ये चाहते हैं कहीं पे जाके राधा की ढानी या कहीं पर भी हो हम वहाँ पे दाल बाटी का आनंद ले लें। जी बिल्कुल चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं। वो शहर के लोग चाह रहे हैं कि हम फ्रिज का पानी ना पीते हुए कि मटका लेकर आएँ और उसकी उपयोगिता मटका का ठंडा पानी पिएं, जो स्वास्थ्य के लिए भी सेहतमंद है। बिल्कुल। शहर के लोग चाह रहे हैं कि कोदो कुटकी, बाजरा, मक्का, इनका हम आनंद लें। ठीक है। अब गांव का व्यक्ति क्या चाह रहा है? गांव के व्यक्ति के पास मटका पहले से था। गांव के व्यक्ति की लड़ाई ये है कि मैं घर में कब कितनी जल्दी फ्रिज लेकर आ जाऊं। गांव का व्यक्ति ये चाह रहा है कि मैं भोपाल में 10x10 का फ्लैट लेके कब रह लूं। गांव का व्यक्ति ये चाह रहा है कि मैं यहाँ से जैसे ही निकल जाऊं और भोपाल की चकाचौंध में कहीं ना कहीं मेरा नाम हो जाए। दोनों एक दूसरे के प्रति भाग रहे हैं। आप कभी इनकी रफ्तार की कल्पना करना कि भाग दोनों रहे हैं,
दोनों का लक्ष्य एक है कि हमारी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो जाए, पर इसके दोनों के संतुलन को बनाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये होगा कि आज पलायन गांव, कई बार गांव इतने सूने हो गए, इतने बेरुखे गांव लगते हैं, और गांव में जो कुछ बचे लोग हैं उनकी चेहरे की, आंखों की भाव भंगिमा देखोगे तो इतना उदासीनता से भरे हुए लोग हैं, और वो महानगर को इतनी करुणा, मतलब महानगर को उनका देखने का जो दृष्टिकोण है ना, उनको लगता है कि सारा सुख संसार का इन महानगरों में है। तो इसको कैसे देखेंगे? ये इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है कि उनको इस समय समझना होगा कि गांव भी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। सरकार समझ रही है जी। चाहे आप देखेंगे कि स्टार्टअप के माध्यम से बहुत सारे रोजगार हो सकते हैं, स्वरोजगार हो सकते हैं। हमारी बहनें बहुत अच्छा गाँवों में काम कर रही हैं। बिल्कुल। तो बदलाव हो रहा है, लेकिन इस बदलाव के बीच में जो कड़ी है उसको समझना, क्योंकि जब हम यूजी और पीजी करने के बाद जाते हैं, जिस दहलीज पे खड़े होते हैं, उस दहलीज पर ही समझने की आवश्यकता है कि अगर मैं गांव की ओर लौटता हूं तो किन उम्मीद भरी निगाहें लेकर मुझे गांव की ओर जाना होगा, और अगर शहर में रहता हूं तो गांवों में किन यहाँ से अच्छी क्या चीज़ें हैं, शहरों से वो गांवों की ओर लेकर जाना होगा। ये जो बीच की गांव शहर दोनों इस प्रतिस्पर्धा में ना रहें कि मुझे शहर बनना है, शहर इस प्रतिस्पर्धा में ना रहें कि मुझे गांव बनना है, तो वो तो स्वाभाविक नहीं है, लेकिन बीच का रास्ता क्या हो सकता है ये सोचना होगा। जी। अब देखिए, क्योंकि आपने अभी कुछ देर पहले बताया था, और ये एक और सवाल है, मैं थोड़ा सा जो है हमारे विषय से हटूंगा और दूसरे विषय की तरफ जाऊंगा, और ये सवाल बहुत वक्त से मेरे जहन में था आपसे पूछने के लिए। इंस्टाग्राम पे हम सब रहते ही हैं, इंस्टाग्राम सब चलाते ही हैं, तो एक दिन मैं इंस्टाग्राम लाइव पे था, वहाँ पे एक व्यक्ति ने मुझसे एक चीज़ पूछी कि, क्योंकि हम लोग भाषा पे चर्चा कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने मुझसे एक चीज़ कही कि आपको नहीं लगता कि हिंदी भाषा का उपयोग अब इतना कम हो गया है कि भाषा हो सकता है एक वक्त के बाद विलुप्ति की कगार पे आ जाए। अब मैंने कहा कि नहीं, ऐसा तो देखिए मेरा नहीं मानना है कि कभी भी कोई भाषा जो है वो विलुप्त होती है, उसे जानने समझने वाले, पढ़ने वाले लोग रहते हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि आपने हिंदी की भी पढ़ाई की है, एमए किया है आपने हिंदी में, तो आपके हिसाब से आज की तारीख, क्योंकि ये देखा गया है और ये मैं देख रहा हूँ आज की पीढ़ी में कि हिंदी लिखना तो छोड़िए, लोग बाग कई बार हिंदी पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। अगर आप उनको कोई एक बोर्ड दिखा देंगे तो उस पर अगर हिंदी लिखी वो नहीं पढ़ पाएंगे। आप क्या कहेंगे कि ये क्यों, इसकी वजह क्या हो सकती है, और आज की जो युवा पीढ़ी है उस पर जो हिंदी का घटता प्रभाव है, हमारी संस्कृति का जो घटता प्रभाव है, उसका क्या वजह हो सकती है, और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश के ऊपर आने वाले समय में? क्योंकि मैंने देखा है कि आप जो है देश भर में घूमे हुए हैं, आप जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में गए हुए हैं, आप जम्मू कश्मीर तरफ गए हुए हैं, आपने हर एक भाषा को जाके देखा है, समझा है, उस भाषा के लोगों से मिले। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हमारे पास जो हमारी ताकत होती, सबसे बड़ी ताकत होती, वो होती भाषा जी। किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही है, वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, या जो उसकी मातृभाषा रही हो। आज के समय में हमें देखते हैं कि चाहे वो आधुनिक पढ़ाई के नाम पे हो, या अपने आप को अधिक थोड़ा कूल और विकसित मानने की अवधारणा में जो एक भाषा का पैटर्न बदला है कि अंग्रेजी ही हमारी पहचान हो गई है। मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति को कितनी ही ऊंचाई व्यक्ति प्राप्त कर ले, लेकिन जब वो लौट कर अपनी भाषा में बात करता है तो उसका जो संवाद और सुख का अनुभव होता है वो किसी भाषा में नहीं मिलेगा। आपकी बूढ़ी दादी माँ से अगर आप जाकर, जो आपकी मातृभाषा हो जी, तोतली बोली हो, अपनी माँ को सबसे प्रिय क्या होती है? आप कितनी ही तोतली बोली बोलिए, जब बच्चा पेट से जन्म लेकर, कोख से जन्म लेकर संसार में आता है तो रोता है, तो माँ समझती ना कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ हो रही है, तो माँ के सामने उसके बेटे की तोतली बोली भी सबसे प्रिय होती है। तो ऐसे ही मातृभाषा हमको सबसे प्रिय होनी चाहिए। हो सकता है कि जहाँ 4 लोग एक भाषा को जानने वाले हैं, तो अगर वहाँ अंग्रेजी बोलना आवश्यक है तो बिल्कुल बोलना चाहिए, इसमें कोई भाषा हमारी संपत्ति है। 2 भाषाएं अगर आपको आती है, 3 भाषाएं आपको आती, तो आप बहुत धनी और समृद्ध व्यक्ति हैं। सीखना चाहिए जीवन में 3-4 चीज़ों से हम बहुत सीख ले सकते हैं। एक भाषा, एक पर्यटन, एक मेलजोल, सामंजस्य। जब हम पर्यटन के माध्यम से पूरे देश में घूमते हैं तो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, अनुभव में आती है, अनुभूति में आती है। तो भाषा तो आपको समृद्ध करती है। लेकिन जो आपने कहा कि लिखने की बात, मैं कल सोच रहा था, आपने बहुत अच्छे विषय पर इस बात को कहा कि एक लेख लिखना चाहिए कि हमारी लेखन शैली पर इन कोविड के 2 सालों में क्या प्रभाव पड़ा है। क्योंकि बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम के माध्यम से घर में जो कुछ किया, देखा, सब जानते हैं। टीचर्स पहले बोलता था, तो आपको याद हो जब आपने स्कूल में भी, या हमसे पहले की पीढ़ी ने जो पढ़ाई की हो, वहाँ से इमला बोला जाता था और बच्चे लिखते थे, या वहाँ से टीचर जिस बात को बोलता था और हम लोग कॉपी में लिखते जाते थे।
अब आप बोलो कि शुभम तो वो SUBM करके उसको निपटा के शुभम, जो संक्षिप्त में जीवन को, इतना विशाल जीवन को हमने जिस संक्षिप्त के आधार पर जीना सीख लिया है कि हैप्पी बर्थडे में HBD करके हैप्पी बर्थडे करने की, जो यानी हमारे पास अपार संभावनाएं थी। मैं उसको हर क्षेत्र में देखता हूँ कि जब से हमने अपनी संभावनाओं को सीमित कर लिया है, तो विवेकानंद नहीं बन पा रहे हैं, रामकृष्ण नहीं बन पा रहे हैं। तो जिस दिन व्यक्ति अपनी संभावनाओं से आगे जाता है ना, तो भाषा तो वो है कि जब अगर आपको एक भाषा आती है तो दूसरी भाषा सीखिए, तीसरी भाषा सीखिए। लेकिन अब वो क्या रहा है कि जो आपकी भाषा थी आपने उसको भी छोड़ दिया। आपकी हिंदी पे भी कमांड नहीं है, आपकी अंग्रेजी पे भी कमांड नहीं है, तो आप रहे कहाँ के? कहीं के भी। तो आपके पास जीवन में शब्दकोश का अभाव है। आप लिखने बैठते होंगे तो आपको 4 से 6 शब्द याद नहीं आते होंगे। हाँ, एक होता है। आप कल्पना करिए कि जैसे ही, मैं बहुत छोटी बातें कर रहा हूँ लेकिन ये कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आपने अगर घर में कोई पुराना घर टूट रहा होगा, जो मकान कच्चा मकान था, उस कच्चे मकान को टूटते हुए देखना, और जब पक्का मकान बनेगा ना, तो खिड़की, दरवाजे, रोशनदान, कबीलू, खपरा, लोटा, गिलास, चरू, कितने शब्दों की आपने बलि दे दी है। आपको नहीं पता, आने वाली पीढ़ी को शब्द याद नहीं रहेंगे। जैसे ही आपके घर से गौशाला या गौ पालन का या इस तरह का जो पारंपरिक धंधा था वो जैसे ही खत्म होगा, तो उस भाषा के भी सारे शब्द आपसे गायब हो जाएंगे। कितना रूखापन लगेगा आपके जीवन में। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। और हिंदी के संदर्भ में मैं देखता हूँ कि हिंदी में आज भी अपार संभावनाएं हैं। भले आप आरजे के क्षेत्र में देख लीजिए, गाने लिखने वाले कितने लोग, कलाकार, गीतकार हैं जो गाने पर चल रहे हैं। दक्षिण भारत हो, उत्तर भारत में हो, आज भी हिंदी के कितने गीत सुने जाते हैं। कोई भी आपको ठुमका लगाता हुआ मिल जाएगा। अमिताभ बच्चन के गाने नाचते हुए पूरे देश भर में सुनने को मिल जाएंगे। शायरी हो, उर्दू हो, तमाम चीज़ें हैं। भाषा की मिठास अद्भुत है। मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ कि जब मैं नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में गया, मणिपुर गया, नागालैंड गया, सिक्किम गया, तो मैं वहाँ बोलता था जाके सबसे पहले, अदौ मुन्न बदा नुंगाई जरे, अदौ मुन्न बदा नुंगाई जरे, मणिपुर ने याई फरे, खुरम जरी मणिपुर। या किसी से पूछोगे तुम इन कैमो नाचो, कैमचो, भालोवाची, बणक्कम, नमस्कार, नमस्कारा। तो जो किसी भी भाषा के 2 या 4 शब्द बोलिए। अगर आपका मित्र आ रहा हो जो उड़ीसा से है, आप उसको अपना लेते हैं। बिल्कुल, स्वीकार्यता का एक हाथ बढ़ाते हैं। अगर आपने किसी पश्चिम बंगाल के कोई मित्र आ रहा है, उससे पूछोगे तुम इन कैमो नाचो, तो उसको कैसा लगेगा? आपको आगे पीछे कुछ नहीं आता, लेकिन आपने अपनत्व का एक हाथ बढ़ाया है। बिल्कुल। गुजराती भाई है, कैम छो, नहीं आती ना हमको गुजराती, नहीं आती, लेकिन इस बात को एक शब्द को कहने में आपका ये इशारा है कि आपकी मैं सारी भाषा समझूं या ना समझूं, लेकिन मैं आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भाषा एक राष्ट्र की पहचान होती है। हमारी सारी संस्कृति का जो मूल है वो भाषा के निहित है। तो भाषा सीखना चाहिए। और हिंदी के संदर्भ में किसी ने कहा है कि मैं राष्ट्र गगन के मस्तक पर सदियों से अंकित बिंदी हूँ, सबकी जानी और पहचानी, भारत की भाषा हिंदी हूँ, भारत की भाषा हिंदी हूँ। जी, तो हिंदी भी सीखें, अंग्रेजी भी सीखें, तमिल भी सीखें, मलयालम भी सीखें, उड़िया भी सीखें, गुजराती भी सीखें, सिंधी भी सीखें, राजस्थानी भी सीखें, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, जितनी भाषा सीख सकते हैं सब सीख कर अपने आप को समृद्ध करने का और अपनी अपार संभावनाओं की ओर देखने का एक स्वर्णिम अवसर है। जी, आपने देखिए जब वो घर वाली बात कही थी, उससे तो मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करूँगा। और ये चीज़ है, आज की तारीख में मेरे छोटे भाई बहनों को अगर मैं देखूँ तो उन्हें ये शब्द नहीं पता है कि बरामदा क्या होता है। हाँ, उन्हें ये पता है कि हाँ पोर्च है हमारे घर में एक, वही, तो वो वहाँ चले जाएंगे, वो जो है गार्डन चले जाएंगे, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं है आज की तारीख में। एक बहुत अच्छे राइटर हैं दिव्य प्रकाश दुबे जी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की थी जो मुझे पसंद आई थी कि भाषा क्रांति जो है कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं लाता है, बहुत छोटा व्यक्ति लाता है, आपके हमारे जैसे लोग ही लाते हैं और बहुत धीरे से लाते हैं। लेकिन उसके लिए भाषा के संदर्भ में वो बात कर रहे थे कि वो अपनी भाषा से जुड़े हुए रहते हैं। जो आपने बात कही कि अब जब हमने खुद को इतना लिमिटेड कर लिया कि अब नहीं हो रहे हैं, विवेकानंद पैदा नहीं हो रहे हैं। एक मेरा बड़ा पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो सबको पता चले। आज की तारीख में देखिए, क्योंकि जो मेरे पास सवाल आया था कि आपको नहीं लग रहा कि हिंदी पढ़ने वाले लोग कम होते जा रहे हैं, आप बहुत सी किताबें पढ़ते हैं। आपके हिसाब से अगर आप हमारी ऑडियंस को कुछ बुक्स सजेस्ट करना चाहें हिंदी की, ये बड़ा पर्सनल सवाल है, लेकिन मैं चाहूँगा लोगों को पता चले कि कौन सी अच्छी किताबें हैं जो वो पढ़ सकते हैं। ये बड़ी अच्छी किताबें हैं, और किताबें पहले तो पढ़ने की रुचि पैदा होना बड़ा कठिन होता है। और हाँ, हिंदी के पाठकों में तो ये माना जाता है कि वो महंगी किताबें खरीदते पढ़ना ही पसंद नहीं करता। और हिंदी के
व्यक्ति की नज़रों की आंखों में है ना, वो सामने जो है आंखों में वो शब्द झूलने लगे हैं। जैसे आपने कहा ना कि वो हाँ। पढ़ना तो चाहता है, हाँ लेकिन वो चूंकि व्याकरण का हाँ। अभाव, सारी चीज़ें, अब उससे पूछोगे कि ये शब्द क्या लिखा है, तो वो कहेगा कि सौंदर्य बोध, कला बोध, रस श्रृंगार। हाँ लेकिन कितना प्यारा लगा। किसी से कहोगे कि विवाह हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, तो शब्द की अपनी कौशल था, तो वो कम हो रहा है। लेकिन अगर पढ़ना ही है तो जो उसको सबसे प्रिय हो, कि जैसे किसी का स्वभाव रहता है कि उसे कविताएं पढ़नी है, तो जो उसका प्रिय कवि हो पहले उसी से शुरुआत करनी चाहिए, चाहे वो माखनलाल चतुर्वेदी रहे हों या उसके जो भी प्रिय रहे हों। मुझे तोड़ लेना बनमाली से लेकर उपन्यास की अगर बात करें कि चित्रलेखा उपन्यास पसंद था, या किसी को निबंध पसंद है, ललित, जैसे किसी को ये होता है कि उसकी घूमने फिरने की रुचि है, तो यात्रा वृत्तांत उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हो सकता है कि जो पढ़ना चाह रहा है कि उस किताबों में वो मिल जाए जी। तो इसीलिए ये नहीं कह सकते कि अगर मुझे मुंशी प्रेमचंद पसंद है, मुझे मालती जोशी पसंद है, या मुझे दिव्य प्रकाश दुबे पसंद है तो आपको भी पसंद हो, नहीं हो सकता। वो आपकी अपनी रुचि है। तो जो आपको पहले पसंद हो और उनकी सबसे सरल रचना जो है उसको पढ़ के हमें शुरुआत करनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नए लोग नहीं पढ़ रहे, नए लोग हिंदी में देखेंगे, नए लोग बहुत लिखने वाले हैं, और रातों रात सेलर, बुक सेलर जो है वो लाखों की संख्या में बुक बिक जाती है, ऐसा भी दौर है। पर वो लाखों में बिक जाना इस बात का परिणाम नहीं है कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं या बहुत अच्छा समय के साथ चल रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ ही बदलती हैं, तो भाषा के साथ भी वो हो रहा है, और भाषा की सरलता पर भी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नई हिंदी के नाम पे, कि आप जैसे आज हम अखबार पढ़ते हैं ना कि यंगस्टर्स ने मचाई धूम, तो वो आधी हिंदी आधी अंग्रेजी के दौर में वो उसको नई हिंदी नहीं कह सकते। जो भाषा का जो स्वरूप है वो होना चाहिए, सीखना। अब जैसे आप मैसेज में लिखते हैं तो मैसेज तो हिंदी में देते हैं, पर उसकी लिपि गायब है। हाँ, वो एक इंग्लिश शुरू हो गई। तो अब जब उसकी लिपि नहीं रहेगी तो फिर भाषा भी धीरे धीरे हमारे व्याकरण में दिमाग से गायब होने लगती है। तो ये तो मुख्य कारण है। ये समस्या है कि आज की तारीख में मैं खुद ही के घर की बात बताऊंगा तो मेरे छोटे भाई बहनों को शायद ये बात नहीं पता होगा कि हिंदी की लिपि देवनागरी है। हाँ, वो देवनागरी लिपि अगर आप उनसे बोलोगे तो उन्हें नहीं मालूम है कि ये क्या होता है। तो जो लोग शास्त्रीय संगीत में काम करते हैं, जो लोग गायन में काम करते हैं, आप उनका व्याकरण देखिए, उनकी बोलने की शैली देखिए, और शब्दों का उतार चढ़ाव देखिए जी। हमारे ध्यान को भी तो नियंत्रित करती है भाषा। किसी का स्वभाव एकदम रूखापन होता है, किसी का स्वभाव इतना मधुर होता है कि वो 4 शब्द बोलता है तो क्यों लगता है आपको कई बार कि कोई व्यक्ति निकल कर जा रहा है, लेकिन आपको जो बात करते हुए जा रहा है ऊपर आप पीछे मुड़कर देखते हैं। किसी के साथ आप एक ही बार बैठे होंगे, आधे घंटे बैठे होंगे, लेकिन ऐसा उसने क्या चमत्कार किया कि आपको बार बार मन करता है कि मैं इसको सुन लूँ, इसको बोल लूँ। तो प्रभाव तो पड़ता है, बेशक पड़ता है। तो व्यक्ति की अभिव्यक्ति अलग अलग स्तरों पर होती है। व्याकरण के स्तर पर होती है, उसकी दैहिक भाषा के स्तर पर होती है, उसके आचरण पर होती है, उसका स्वभाव बोलता है, उसकी गति बोलती है, उसकी मति बोलती है, उसका मतलब व्यक्ति समग्र रूप में बोलता है। जैसा कई बार आपने किसी व्यक्ति को देखा होगा कि जब हम देखते हैं कि यार इस व्यक्ति को देखता रहूं, सुनता रहूं, तो उसके पीछे केवल वो नहीं बोल रहा होता है, उसका पूरा आचरण बोल रहा होता है। उसका चरित्र की बात करते हैं ना, बिल्कुल, कि व्यक्ति का चरित्र ही उसकी ताकत है, शक्ति है। तो ऐसा ही जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जब हम या यूजी या पीजी करके जाते हैं, कॉलेज में आते हैं, किस लिए आते हैं? यहाँ जो व्यक्तित्व हमारा है उसको गढ़ने के लिए हम आते हैं जी। यहाँ से यश मिश्रा पढ़ के निकल रहे हैं, ये उपलब्धि नहीं है, लेकिन यश मिश्रा इस पूरे 3 साल के अध्ययन के दौरान इस बीएसएस महाविद्यालय से क्या लेकर जा रहे हैं, जिसमें महाविद्यालय ये फक्र कर सके, कॉलेज ये फक्र कर सके कि हमारे यहाँ कभी इन्होंने पढ़ाई की थी। आप संपत्ति के रूप में निकलना चाहिए जी, कि अब अवसर दें कि हमारे टीचर्स हमको ये कहें कि नहीं, हमारा एक लड़का था वो हमारे यहाँ पढ़ता था। और ये सभी कामों के आधार पर होगा। केवल डिग्रियाँ तो आप सब जानते हैं कि डिग्रियों की क्या वैल्यू है, लेकिन जो हमारी टोटल पर्सनालिटी है उसमें हमको देखना चाहिए जी। खैर देखिए, अब समय का तो हमारे पास थोड़ा सा अभाव है, तो मैं और भी मेरे पास ढेर सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन जो मैं मेन जिन सवालों पे आपसे बात करना चाहूँगा मैं उन पे आता हूँ। युवा पीढ़ी की बात कर रहे थे हम, भाषा की बात कर रहे थे, वापस मैं युवाओं के ऊपर आऊँगा। आज की तारीख में आपके हिसाब से हमारा जो देश का युवा है वो कंफ्यूज्ड है या कॉन्फिडेंट है? और जो हमारे देश, क्योंकि समाज सेवा की बात करें और सामाजिक कार्यों की बात करें तो हमारा एक युवा देश है, आपको क्या लगता है कि युवाओं की कितनी भागीदारी है सामाजिक कार्यों में? नहीं, युवा अब ये नहीं कह सकते आप कि युवा खुद में सीमित है। बहुत नया दौर है,
व्यक्ति समाज के लिए भी जीना चाहता है, देश के लिए जीना चाहता है, और बहुत अच्छे से हम कई बार देखते हैं। जी आपने देखा हो कोविड के दौरान कि सोशल मीडिया ही था, जी फ़ोन पर ब्लड चाहिए है, किसी को जी। कुछ चाहिए, तो कितना परिवर्तन आता है। जी। और आप देखते हैं कि युवा जो कुछ भी काम करता है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लाखों लोगों तक जाता है, जी तो उसमें भागीदारी रहती है और युवा बढ़ चढ़कर, जैसे कई हम देख रहे हैं कि स्टार्टअप के माध्यम से कई लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं जी कि लाखों लोगों का रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हमसे एक पीढ़ी जो पीछे वाली पीढ़ी थी वो ये मानती थी कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है, लेकिन आज के समय में हमारी पीढ़ी में ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हम रोजगार दे सकते हैं लोगों जी। को। और मैंने देखा है कई लोगों को कि वो इतनी कम उम्र में इतना अच्छा काम करते हैं। खेल के मैदान में हमारे कितने खिलाड़ी जा रहे हैं जी हमसे। एक पहले वाली पीढ़ी खेल को कितना वैसा मानती थी, बिल्कुल नीरज चोपड़ा के पहले कितने लोगों ने देखा कि भाला फेंक कर भी हम हाँ। भारत की भाल पे जो है स्वर्ण लिखा सकते हैं, पर लिखाया ना। गायन के क्षेत्र में जब आप एक से बढ़ के हमारे छोटे छोटे सितारों को देखते हैं, उनके पास बिल्कुल। कितनी संभावनाएं हैं कि जब वो मंच पर जाते हैं तो कोई भी तालियां गड़गड़ाहट से अपने आप को रोक नहीं पाता है। खेल के माध्यम से हो, रचनात्मक कार्यों के माध्यम से हो, कौटिल्य जैसे विद्वान हमारे यहाँ बचपन में ही आ जाते हैं, जी। जिनको हम 8 या 10 साल की उम्र में टीवी पर देखते हैं। एक घुड़सवारी करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारे भारत के लोग जाते हैं। मलखम्ब जैसे लोग पारंपरिक खेल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं। जी। तो अभिमान करने के लिए हमारी कलाओं को माध्यम से जब रिसर्च और शोध करते हैं हम देखते हैं इस बात को कि जो हमारी योग के माध्यम से हम देखते हैं कि कितनी चीज़ें हमारे पास है जी जो विश्व विरासत के माध्यम से हो, टूरिज्म के माध्यम से हो। तो हमारी पीढ़ी अलग अलग कामों में, पहले क्या था कि पहले काम तय थे जी कि आपने बीएससी किया है तो आपको ये करना है। अब बीएससी करने के बाद एग्रीकल्चर में आप जा सकते हैं, जी। और जो आपने इन किताबों में पढ़ा है उसको कैसे आप डिजिटल मार्केटिंग से जोड़कर देख सकते हैं, तमाम जी। अलग अलग तरीकों से जोड़ कर देख सकते हैं। तो व्यक्ति के पास अब व्यक्ति का संसार बहुत बड़ा हो गया, जिसको हम ग्लोबल कहते हैं, वैश्विक कहते हैं। तो पाने को हमारे पास पूरा संसार है और खोने को कुछ भी नहीं है, तो ये मान के हम सब लोग चलें। अच्छा लगा शुभम भैया आज आपसे यहाँ पे बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं तो जैसे हर बार आपसे मिलता हूँ कुछ ना कुछ मुझे सीखने को मिलता है। आज हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो। भाषा की बात हो कि युवा पीढ़ी की जिम्मेदारियों की बात हो, सामाजिक कार्यों में उनके योगदान की बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए हमारे बीच आज यहाँ पे, और उम्मीद करते हैं आपको धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद, नमस्कार। बिल्कुल बहुत बहुत BSSS Rhythm, BSSS Rhythm, BSSS Rhythm.